एपिसोड शुरू होता है एक कहानी के साथ, एक लेजेंडरी असैसिन जिसे सब स्पेयर ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं और उस असैसिन का कोड नेम गुंगीर होता है। सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हम एक पर्सन को देखते हैं, वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके होता है और कहता है कि ये सच नहीं हो सकता, अफवाहें थी कि गुंगीर अभी भी जिंदा है। अभी वो पर्सन शॉक हो जाता है और कहता है कि लेकिन उसके अपीयरेंस के साथ क्या हुआ, आखिर क्या फर्क पड़ता है, वो जैसे भी दिखे। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से एक स्कूल स्टूडेंट आता है। तो वो गैंगस्टर कहता है कि ये तो बस एक बच्चा है। तो एमसी कहता है कि बस 5 ही बचे हैं। तो हम देखते हैं कि एमसी अपना बैग रखने लगता है। तभी वो सारे गैंगस्टर एमसी की तरफ गन कर देते हैं और कहते हैं कि हमसे पंगा मत लो। तो एमसी कहता है मैं जल्दी में हूँ, मैं स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहता हूँ। एक गैंगस्टर एमसी को गन पॉइंट में लेकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के एक ही हिट से वो गैंगस्टर नॉक हो जाता है और ये देखकर सभी गैंगस्टर शॉक हो जाते हैं। तभी एमसी अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है सॉरी, लेकिन मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा, मैं तुम चारों को मार डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत तेजी से और एक बंदे को पंच मार देता है। उसके बाद उसी तरह करके एमसी बहुत स्पीड में उन सभी को नॉक कर देता है। तो वो स्वॉर्ड वाला बंदा अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि इतना फास्ट, और एमसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस बंदे के पीछे जाकर एमसी उस बंदे को एक पंच मार देता है, जिस वजह से वो बंदा बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो वो बंदा कहता है इस स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ उसे हम हरा नहीं पाएंगे। फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी अपना यूनिफॉर्म सही करता है और कहता है कि नहीं, अभी मैं अपनी पीसफुल लाइफ का प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तो बस एक बच्चा हूँ, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट। फिर हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और सीन चेंज होता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी के ऊपर फायर कर रहे होते हैं। फिर एमसी बताता है एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे सब क्रम्बलिंग हो रहा था, कमजोर जो ताकतवर से डरते थे। और तभी हम एमसी को देखते हैं कि जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार डालता है। फिर बताया जाता है स्पेयर ऑफ गॉड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन। तभी सीन चेंज होता है, हम 2 गार्ड्स को देखते हैं। वो कहता है कि चेयरमैन इधर से चलिए। तो चेयरमैन कहता है क्या यहाँ क्या हो रहा है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ 2 होंगे, उन्होंने मेरे सारे बॉडी गार्ड्स को मार डाला। बेकार है, तुम लोग हर कीमत पर मेरी प्रोटेक्शन करो, मैं यहाँ पे नहीं मर सका। अभी वो चेयरमैन के सामने ही एक शूट कर दिया जाता है, जिससे कि वो चेयरमैन और ज्यादा डर जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एमसी आ जाता है और एमसी कहता है कि क्या बुलेट से तुम इस तरह की कैनन से मुझे हिट करने का प्लान बना रहे थे, तुम्हें वास्तव में उस फायर पावर के बारे में सोचना चाहिए जो तुम अपने गार्ड्स को देते हो। सही कहा ना चेयरमैन अकागी। तो हम चेयरमैन अकागी को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और अपने 2 गार्ड से कह देते हैं कि मार डालो उसे। तभी वो दोनों गार्ड्स एमसी के ऊपर फायर कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी उन दोनों के बुलेट्स को डॉज कर रहा होता है और तभी एमसी उन दोनों के बुलेट्स को डॉज करते हुए एक गार्ड को मार डालता है और फिर दूसरे गार्ड्स को भी मार डालता है, जिस वजह से वो चेयरमैन बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो चेयरमैन डरते हुए एमसी से कहता है कि ये मत कहना कि तुम ही गंगीर हो। तो एमसी कहता है कि हाँ, ये काफी नेचुरल लग रहा है। चेयरमैन अकागी कहते हैं कि गंगीर यहाँ पर क्यों है, अच्छा इसका मतलब कि मुझे मर जाना चाहिए। एक मिनट गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज, तो इस टाइप का मानवा मैं इस चैनल पे पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से एक असैसिन मानवा एक्सप्लेन करने का मन था। मैंने बहुत सारे मानवास पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन वो सब ऑलरेडी एक्सप्लेन होते थे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता था। बट ये वाला सीरीज एकदम नया है, तो मुझे असैसिन मानवा हमेशा से पसंद है, क्योंकि तुम सोच सकते हो कि बिना किसी सुपर पावर और बिना किसी सिस्टम के हमारा एमसी इतना स्ट्रांग होता है। सोचो अभी देखो, ये बुलेट्स को डॉज कर रहा होता है और तुम समझ ही सकते हो कि अंडरवर्ल्ड में एमसी का कितना खौफ है। उसका नाम ही सुनकर चेयरमैन अकागी कह रहा है कि मुझे मरना होगा। तो तुम लोगों को असैसिन मानवा किस तरह लगता है और ये सीरीज आगे जाके किस तरह लगने वाला है, कमेंट में जरूर से बताना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एमसी चेयरमैन अकागी की तरफ जाते हुए कहता है कि कौन जानता है, लेकिन अगर आप इतना गलती नहीं करते तो फिर इनमें से कुछ भी आपके साथ नहीं होता। तो चेयरमैन अकागी एमसी से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अभी हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन अकागी के पीछे भी एक पर्सन होता है जो चेयरमैन अकागी के हाथ पे शूट कर देता है। तो एमसी शौक होते हुए कहता है हयाते। तभी चेयरमैन अकागी कहते हैं कि ये एक नहीं है। तभी हयाते कहता है मैंने सुना कि आपने हमारे ओल्ड मैन से कुछ ट्रेजर चुरा लिया है, इसी वजह से वो ओल्ड मैन बहुत नाराज हो गया है। तो चेयरमैन अकागी कहते हैं कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। हयाते कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है गुंगीर, हमें सिर्फ तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है। तो गुंगीर कहता है कि हम बस। तभी हम देखते हैं कि हयाते चेयरमैन अकागी के ऊपर शूट कर देता है और कहता है हम बस दिए गए ऑर्डर्स का पालन करते हैं, हम असैसिन्स हैं बस। तभी दिखाया जाता है कि चेयरमैन अकागी का कहानी खत्म हो जाता है। तो हयाते कहता है कि ठीक है, हमने ये कर लिया। फिर हमसे कहता है कि अरे हयाते। तो हयाते कहता है कि कम से कम मुझे बॉस तो होने दो। फिर हयाते उस सूटकेस को उठा लेता है और एमसी से कहता है कि तो
फिर चलो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एमसी चेयरमैन अकागी के फोन पे लगा हुआ वॉलपेपर को देखता है जिसमें कि चेयरमैन अकागी और उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। तो एमसी सोच रहा होता है ये आखिरी बार है, मैं आज इस लाइफ से रिटायर हो रहा हूँ। फिर सीन कट होता है, हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि खाना बना रही होती है और वो कह रही होती है कि एक बार जब ब्रोथ रेडी हो जाएगा तो फिर उसमें बटर डालना है और उसे उबाल देना है, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा। ये डिश एमसी का फेवरेट है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वो इसे पसंद करेगा। मैं एक फोटो को दिखाया जाता है जिसमें कि वो लड़की, एक डॉग और एमसी साथ में होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि एमसी वापस आ गया और फिर सीन कट होता है। कार को देखते हैं जिसमें कि एमसी और हयाते होता है। तभी हयाते कहता है कि वो सिर्फ एक पीस ऑफ केक था और तुम उस मिशन में भी नहीं लग रहे थे, लेकिन ये सोचने के लिए कि तुमने उस चेयरमैन के सारे बॉडीगार्ड्स को अकेले ही मार डाला, वो हमारा तोजी है। और गाइस, एमसी का रियल नेम तोजी होता है। तो एमसी कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने उस ओल्ड मैन से वादा किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं इस जॉब को पूरा कर लूंगा तो फिर वो मुझे रिटायर होने देंगे। फिर एमसी उन बॉडीगार्ड्स को याद करते हुए कहने लगता है कि वो लोग, जब उन्हें एहसास हुआ कि ये मैं हूँ तो फिर वो लोग डरने लगे थे। तो हयाते हंसते हुए कहता है कि ये एक असैसिन के लिए सम्मान की बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है के अंदर गुंगीर को हर कोई जानता है और उससे डरता है, लेकिन अब वो अकेले होने वाला है। अब तुम रिटायर हो जाओगे और बस तोजी बन जाओगे। तो एमसी कहता है हाँ, लेकिन मैं इस नौकरी से थक चुका हूँ, मैं बस पूरी तरह से एक नॉर्मल पर्सन बनना चाहता हूँ। तो हयाते हंसते हुए एमसी से कहता है कि इसका मतलब कि अब तुम अंडरवर्ल्ड का कोई भी काम नहीं कर सकते है ना, और ऐसा तब से है जब आप मिराई से मिले थे। तो एमसी स्माइल करता है और कहता है कि मिराई, मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो अभी डिनर बना रही होगी। तभी एमसी मिराई के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और तभी मिराई एमसी से कहती है चलो हम तीनों साथ में रहते हैं, मैं, तुम और जॉन्स। तो जॉन्स उसके डॉग का नाम होता है और फिर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। तभी एमसी अपने मिलिट्री वाले दिनों को याद करते हुए कहता है ये समर इससे पहले कभी नहीं आया था मेरे पूरे लाइफ में। और हमें एमसी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एमसी अपने ट्रेनिंग के दौरान कितना ज्यादा स्ट्रगल करता था और उतना स्ट्रगल सहने के बाद एमसी एक असैसिन बनता है। तभी हयाते एमसी से कहता है तुम जानते हो कि हमारे जैसे असैसिन्स के लिए एक नॉर्मल लाइफ, क्या ये पॉसिबल भी है, और खासकर तुम्हारे लिए जो कि मर्डर्स के अलावा और कुछ नहीं जानता है। एमसी रेडी होते हुए कहता है कि आज रात हमारे पास मिराई के द्वारा बनाया गया टेस्टी डिनर होगा जो कि मेरा फेवरेट है। तो हयाते कहता है कि हाँ। तभी एमसी कहता है वो इसीलिए क्योंकि आज मैं मिराई को प्रपोज करने जा रहा हूँ। फिर वापस से हमें मिराई की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें तीसरे फ्लोर को दिखाया जाता है। एमसी कहता है कि तो चलो ठीक है, आज से मैं अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करूंगा। और फिर एमसी मिराई के गेट को नॉक करने से पहले बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और सोचता है कि ये तो एक मिशन पूरा करने से भी ज्यादा मुश्किल है। फिर एमसी खुद से कहता है कि वैसा ही करना है जैसा कि मैंने प्रैक्टिस किया था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और तभी एमसी मिराई के गेट को ओपन करता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो ब्लड की स्मेल है। फिर एमसी मिराई को याद करते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी मिराई के रूम में अपने नाइफ को लेके चला जाता है और फिर एमसी मिराई की बातों को याद करने लगता है जब मिराई कह रही होती है कि चलो हम तीनों साथ में रहते हैं। मिराई एमसी से कहती है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, इसीलिए हमेशा मेरे साथ रहना। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी कहता है कि अब मुझे आगे जाना होगा, मैं जा रहा हूँ, मेरी इस नई लाइफ की शुरुआत मिराई से करना है। और फिर एमसी जैसे ही मिराई के रूम का गेट खोलता है एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी देखता है कि एमसी के सामने मिराई और उसकी डॉग की डेड बॉडी होती है और ये देखकर तो एमसी एकदम ही टूट जाता है। एमसी अपने नाइफ को फेंक देता है और मिराई के पास जाता है और कहता है कि मिराई क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एमसी कहता है क्यों, तुमने मिराई को क्यों मार डाला हयाते। तभी हम देखते हैं कि हयाते गेट के पास खड़ा होता है और स्माइल करते हुए एमसी से कहता है तुमने मेरी प्रेजेंस को आसानी से नोटिस कर लिया, मैंने तुमसे अच्छा असैसिन इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुमने वास्तव में सोचा कि अगर तुम फ्री हो जाओगे तो तुम एक मूर्ख हो, तुम इस सड़ी गली दुनिया को रीमेक करने में मदद कर सकते थे, इसीलिए मैंने उस वुमेन को मार डाला जिसने तुम्हें करप्ट किया और हमसे दूर किया। तो अब तुम फ्री हो रहे हो, ओडिन इसकी परमिशन कभी नहीं देगा। इतना कह के हयाते एमसी को शूट कर देता है और हयाते कहता है यह वास्तव में शर्म की बात है कि अब तुम मेरे पार्टनर नहीं रहोगे, तो अलविदा। तो एमसी मरते हुए सोच रहा होता है कि हयाते सही था, मैं वास्तव में एक मूर्ख था, मुझे पता था कि ये हमेशा से इम्पॉसिबल है और फिर भी मैंने इसमें मीरा को घसीटा, तो सॉरी मिराई। और मेरे जैसे असैसिन्स को कभी भी अपने लिए सपने देखने की परमिशन नहीं दी जाती है। और इसी के साथ एमसी मारा जाता है। फिर सीन कट होता है, हमें पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखाया जाता है और दो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये यूज करने लायक है। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो दोनों पर्सन कहते हैं
कि हाँ इसका ब्रेन काम कर रहा है। तो एमसी कहता है कोई, तभी वो दोनों कहते हैं कि जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए चलो। फिर एमसी कहता है कि कोई मुझे, तभी एमसी से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो एमसी कहता है कि वो आवाज किसकी है, ये आवाज मीरा की नहीं है और ना ही हयाते की। तभी एमसी की आंख खुलने लगती है और फिर एमसी अपने आंखें खोलता है और कहता है ये तो, और तभी एमसी बैठ जाता है और फिर दिखाया जाता है कि एमसी हॉस्पिटल में जाता है। एमसी अपने फेस को पकड़ते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या ये एक सपना है, और हयाते मीरा तुम कहाँ हो। और यही कहते हुए एमसी अपने बेड से गिर जाता है। तो डॉक्टर एमसी को शांत करने की कोशिश करता है। डॉक्टर एमसी से कह रहा होता है कि अगर तुम अचानक चलते हो तो फिर तुम इसी तरह गिर जाओगे। एमसी सोच रहा होता है कि कुछ तो गलत है, मैं कहाँ हूँ, मुझे जल्दी से वापस जाना है मीराई के पास। तभी एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है। एमसी मिरर में देखते हुए कहता है ये तो मैं नहीं हूँ। फिर हमें पता चलता है कि एमसी जाग तो गया है लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन के बॉडी में। और फिर हमें एमसी के इस वाले बॉडी का नाम बताया जाता है और एमसी के इस वाले बॉडी का नाम काइतो फुजीवारा होता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एमसी से कह रहे होते हैं तुम्हारे किसी भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम डिस्चार्ज हो सकते हो और जब तुम एक बार अपनी डेली लाइफ में वापस लौट जाओगे तो फिर तुम्हारी मेमोरी भी वापस आ जाएगी। तो हमें इससे पता चलता है कि एमसी का मेमोरी लॉस हो चुका है क्योंकि काइतो फुजीवारा की बॉडी में अब एमसी आ चुका है, जिस वजह से काइतो फुजीवारा का सारा मेमोरी लॉस हो गया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कल तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और एमसी अपने पास्ट को याद करते हुए कह रहा होता है वो दिन जब मैंने एक असैसिन के लाइफ को छोड़ दिया था और सारी चीजों से डिसअपियर हो गया था। मेरी एकमात्र फ्रेंड हयाते ने मेरे दिल में गोली मार दी थी और जब मैं जागा तब मैं एक डिफरेंट पर्सन बन चुका था जिसका नाम काइतो फुजीवारा है। और बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन हॉस्पिटल में रहते हुए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बातें हैं जो मैंने समझ ली है। 2 महीने पहले इस बॉडी के ओनर यानी काइतो फुजीवारा वो अपने हाई स्कूल से घर वापस जा रहा था जब वो एक हिट एंड रन केस का शिकार बन गया। उसके बाद उसका क्रेनियोटॉमी ऑपरेशन किया गया और 1 महीने तक अनकॉन्शियस रहने के बाद मैं उठा। फिर एमसी सोचने लगता है कि मुझे चिंता है कि जो क्रेनियोटॉमी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था वो पहले ही इस हॉस्पिटल को छोड़ चुका है। ये थोड़ा अजीब सोच है, लेकिन जब मैं अनकॉन्शियस हो रहा था तब मैंने जो आवाज सुनी थी कि इसका दिमाग सही है, तो अगर वो सच है तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी में अब मेरा दिमाग है। मीराई और मेरी हत्या के बाद आखिर क्या हुआ, क्यों? तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और एमसी को आवाज देने लगता है। हम एमसी को देखते हैं, एमसी रोते हुए कह रहा होता है कि क्यों, आखिर मैं ही क्यों बच गया। तो गाइस यहाँ तक ये स्टोरी रीड करने के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है क्योंकि इस स्टोरी में ना ही कोई सिस्टम है और ना ही कोई रिइंकार्नेशन होता है, लेकिन एमसी सडनली किसी और के बॉडी में जागता है। इसका यही मतलब हो सकता है कि जिस डॉक्टर ने काइतो फुजीवारा का ऑपरेशन किया वो इस तरह हो सकता है कि काइतो फुजीवारा का ब्रेन पहले ही डेड हो चुका था, इसीलिए उसने अपने एमसी का ब्रेन को काइतो फुजीवारा के ब्रेन में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये अभी बस मेरी एक थ्योरी है, तो हमें आगे स्टोरी रीड करने के बाद ही पता चलेगा कि ये थ्योरी सच है या फिर बस मेरी एक इमेजिनेशन है। और तुम लोगों को क्या लगता है ये कमेंट में बता देना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने हॉस्पिटल वाले रूम से बाहर आ रहा होता है और बाहर में एमसी की मॉम और उसके फादर एमसी का वेट कर रहे होते हैं। हम एमसी की मॉम को देखते हैं। एमसी की मॉम रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये सोचना कि तुम फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हो ये सचमुच में एक सपने जैसा है। एमसी के फादर भी रोते हुए कह रहे होते हैं कि हाँ ये सही कह रही है, जब हमने पहली बार तुम्हारा एक्सीडेंट के बारे में सुना तो फिर हम बहुत ज्यादा डर गए थे, तो चलो हम घर वापस चलते हैं। एमसी के फादर का नाम तारो फुजीवारा है और एमसी का फादर एक मांगा आर्टिस्ट है। तो एमसी की मॉम रोते हुए कह रही होती है कि क्या वो सचमुच में वापस से पहले जैसा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी याददाश्त वापस आने से पहले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो एमसी के फादर कहते हैं कि डॉक्टर ने तो कहा ही था कि जब एमसी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा तो फिर उसकी याददाश्त भी अपने आप ही वापस आ जाएगी। तो एमसी के फादर एमसी से पूछते हैं ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है ना। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी अभी भी सोच रहा होता है कि अभी तक किसी को भी जरा सा भी शक नहीं है कि मैं काइतो फुजीवारा नहीं हूँ, और अगर इन सब चीजों में और कोई शामिल है तो फिर किसी न किसी तरह से तो उनसे कांटेक्ट होगा ही, इसीलिए फिलहाल। और फिर एमसी हंसते हुए अपने फादर से कहते हैं कि हाँ अभी फिलहाल मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। और एमसी मन ही मन कहता है कि मैंने काइतो फुजीवारा का रोल निभाने का फैसला किया है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने घर पे आ जाता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि ये हमारा घर है, हम यहीं पे रहते हैं। काइतो एमसी सोच रहा होता है कि देखने से पता चलता है कि फुजीवारा फैमिली काफी पैसे वाला है। एमसी के फादर अंदर जाते हुए एमसी से कहते हैं कि चिंता मत करो, आखिरकार तुम्हें सब याद आ ही जाएगा। और एमसी सोच रहा होता है कि काइतो के फादर एक
सक्सेसफुल मांगा आर्टिस्ट हैं और उनकी मॉम एक बहुत बड़ी डॉक्टर की बेटी है और काइटो उनका एक लौता लड़का है। तो फिर एमसी की मदर कहती है कि तुम्हारा कमरा सीढ़ियों से ऊपर जाके दाई ओर है। तो एमसी कहता है कि ओ ठीक है। फिर एमसी अपने रूम में चला जाता है और एमसी अपने रूम में जाने के बाद कहता है कि तो ये है काइटो फुजीवारा का रूम। और फिर एमसी अपने रूम को देखते हुए कह रहा होता है कि ये रूम काफी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट का रूम है। और इसके मॉम डैड दोनों ही काफी चिंतित लग रहे थे। वो अक्सर हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आते थे। ऐसा लगता है कि काइटो फुजीवारा को बहुत प्यार मिलता था, क्या ऐसा मिराई कहती थी। और फिर एमसी कुछ फोटोज को देखते हुए कहता है ऑर्डिनरी हैप्पीनेस, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं इन लोगों को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर एमसी एक फोटो देखता है जिसमें कि फुजीवारा फैमिली के साथ एक लड़की भी होती है। तो एमसी सोच रहा होता है कि फुजीवारा फैमिली के साथ ये कौन है, मुझे लगा था कि ये 3 लोगों का परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि काइटो फुजीवारा के बारे में मुझे और भी जानने की जरूरत है। फिर सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तो फिर हम एक ड्राइवर को देखते हैं जो एक लड़की से कह रही होती है कि मिस एमसी कल ही हॉस्पिटल से आया है, तो मैंने सोचा कि अभी मिलना थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वह लड़की कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं, तो तुम हमारे बीच में मत पड़ो। और ये लड़की वही लड़की होती है जिसे कि एमसी थोड़ी देर पहले अपने साथ फोटो में देख रहा होता है। तो एमसी के फादर भी उसे आते हुए देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, यूजुहा, और उस लड़की का नाम यूजुहा है। तो यूजुहा एमसी के फादर से कहता है कि कैसे है आप, मैंने सुना कि कल ही एमसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तो हम देखते हैं कि एमसी भी वहाँ पे आ जाता है और यूजुहा से कहता है कि तुम तो वही हो जिसे कि मैंने उस फोटो में देखा था। तो यूजुहा एमसी के पास आ जाती है और कहती है कि थैंक यू, तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। तो एमसी की मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों पहले की तरह ही क्लोज हो। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये क्लोजनेस और मॉम डैड की ऐसे इम्प्रेशन ऐसे लग रहे हैं कि ये लड़की काइटो फुजीवारा की बचपन की फ्रेंड है। तो युवा एमसी से कहती है कि आप तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तो फिर चलो मेरी कार से आज स्कूल चलते हैं। तो एमसी कहता है कि एक लिमो स्पोर्ट्स, मतलब कि ये लड़की फुजीवारा फैमिली से भी ज्यादा अमीर है। और सभी हम देखते हैं कि युवा एमसी को कार में बैठाने लगती है। तो एमसी के फादर कहते हैं कि एमसी अभी भी, तो युवा कहती है मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो फिर युवा जाते हुए एमसी के फादर से कहती है कि तो फिर चलो एमसी का वापस से ठीक होने का सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, तो आप जल्दी से अपने मानवा स्क्रिप्ट को पूरा कर लीजिए। तो एमसी की मॉम भी एमसी के फादर से कहते हैं कि अब मुझे भी काम में जाना चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के स्कूल को दिखाया जाता है। तो हम एक पर्सन को देखते हैं और वो लड़का कह रहा होता है कि तो मेरी बात को सुनो, ये फाइनली आज रात को हो रहा है। हम उसके 2 साथियों को देखते हैं। वो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, युजुहा एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट की बेटी है। तो हम उस पर्सन को देखते हैं। वो कहता है कि तुम कमीने, मुझे ये मत बताओ कि अब तुम डरने लगे हो। तो उसका साथी डरते हुए कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो उनका लीडर कहता है कि जबकि हमने पैसे ले लिए हैं तो फिर अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लोग इसी तरह के हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि स्कूल के गेट के पास एक कार आके खड़ी होती है। तो उनका लीडर कहता है कि देखो क्या वो युजुहा का कार नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि युजुहा के साथ एमसी भी बाहर आता है। तो वो सभी सोचते हैं कि एमसी कौन है। तो एक लड़का तेत्सुआ से कहता है कि और गाइस पीले बालों वाला लड़का का नाम तेत्सुआ है। तो तेत्सुआ से कहता है वो युजुहा का बचपन का दोस्त है, उसका नाम कायातो फुजीवारा है और वो एक एक्सीडेंट की वजह से घायल हो गया था, जिस वजह से वो कुछ महीनों से स्कूल नहीं आ पा रहा था। तेत्सुआ को देखते हैं जो स्मेल करने लगता है और कहता है कि फुजीवारा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि युजुहा एमसी के स्कूल में छोड़ने के बाद कहती है कि तो फिर ठीक है हम स्कूल के बाद मिलते हैं। युजुहा वहां से जाने लगती है। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये एक बहुत अच्छी ख्याल रखने वाली बचपन की दोस्त है और मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़ी बहन का होना इसी तरह होता है। तो फिर एमसी भी अपने क्लास में चला जाता है और अपने क्लास में जाकर सोच रहा होता है तो ये एक क्लास है, तो क्या ये मेरी लाइफ का पहला बार है जब मैं एक नॉर्मल क्लासरूम में आया हूँ। तो फिर एमसी एक पर्सन से जाके पूछता है कि मेरा सीट कहाँ है। तो वो लड़का भी खुश हो जाता है और कहता है कि फुजीवारा तुम हॉस्पिटल से बाहर आ गए। और तभी वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि फुजीवारा के पीछे तेत्सुआ आ जाता है और एमसी से कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई सीट नहीं है। तो एमसी तेत्सुआ से पूछता है कि तो फिर मेरी सीट कहाँ है। तो तेत्सुआ एमसी से कहता है कि तुम हमारे साथ चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तेत्सुआ और उसके साथी फुजीवारा को टेरिस के ऊपर ले चलते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि हम तो बाहर आ गए हैं, क्या मेरी डेस्क बाहर में है। और फिर एमसी सोचने लगता है और कहता है कि वो लोग पूरे समय स्माइल करते रहे तो मुझे लगा कि वो सिर्फ अच्छे लोग हैं जो कि मेरी सीट ढूंढने में मदद कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग एमसी की क्लास एनिमी है। तो फिर एमसी तेत्सुआ के एक साथी से पूछता है कि मेरा सीट कहाँ है। वो तेत्सुआ से कहता है कि तेत्सुआ ये लड़का बहुत ज्यादा डर चुका है और अपने दिमाग को खो चुका है। और फिर तेत्सुआ एमसी से कहता है कि
फिलहाल अगर तुम अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगोगे तो हम सिर्फ 2-3 किक करके तुम्हें छोड़ देंगे। ये मेरे यूजुहा के करीब आने का सजा होगा तुम्हारे लिए। तो एमसी कहता है मेरी यूजुहा। तो तेत्सुया कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, अगर तुम इसे समझ गए तो फिर इसके बाद कभी भी यूजुहा के करीब मत जाना, और अगर कभी तुम यूजुहा के करीब गए तो फिर मैं तुम्हें और यूजुहा दोनों को मार डालूंगा। तो एमसी कहता है कि मैं देख रहा हूँ, आखिरकार तुम मेरे एनिमी हो तो माफ करना, लेकिन मैं इस बॉडी के साथ किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। एमसी तेत्सुया से कहता है कि अगर तुम वादा करते हो कि तुम मुझे और यूजिहा को कभी हाथ नहीं लगाओगे तो फिर ये शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वो तीनों ही गुस्सा हो जाते हैं और तेत्सुया का साथी कहता है कि क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो, और हम तेत्सुया को देखते हैं वो भी गुस्सा हो जाता है और हमसे से कहता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, तो इस केस में तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर तेत्सुया एमसी को पंच कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी तेत्सुया से नहीं डरता बल्कि वो एकदम शांत खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को जैसे ही तेत्सुया का पंच लगने वाला होता है, एमसी कह रहा होता है कि ये क्या, उसके फेस पर राइट हुक लगने के लिए एक बहुत बड़ा ओपन स्पॉट है, उसकी सेंटर लाइन पूरी तरह से ओपन है। क्या वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो बहुत दूर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी तेत्सुया के पंच को डॉज कर तेत्सुया को एक पंच मार देता है, जिससे तो तेत्सुया की बहुत जोर से चीख निकल जाती है और ये देखकर उसके साथी भी डर जाते हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं वो रेडी हो जाता है, तेत्सुया को और एक पंच मार देता है। तो एमसी कहता है कि ये है रियल वर्ल्ड, और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी और एक किक तेत्सुया को मार देता है, जिस वजह से तेत्सुया जमीन पे गिर जाता है। तो हम देखते हैं कि तेत्सुया के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो एमसी उसे देखते हुए कहता है कि ये कितना पीसफुल है। तभी सीन चेंज होता है और हमें यूजुहा को दिखाया जाता है। यूजुहा एमसी को ढूंढने लगती है। तभी यूजुहा भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि यूजुहा देखती है एमसी तेत्सुया और उसके साथियों को अभी तक निपटा चुका है। और यूजुहा एमसी को देखते हुए एमसी से कहती है कि क्या तुम सचमुच में काइतो हो। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी थोड़ा शौक हो जाता है। तभी यूजुहा एमसी से पूछती है क्या तुमने ये सब किया है। एमसी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा है, मैं क्लास से बाहर छत पे जा रहा था और तभी इन लोगों की लड़ाई में मैं घसीटा गया। तो यूजुहा कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आता है, मैंने सुना कि तेत्सुया और उसके दोस्त तुम्हें छत पर ले गए थे, तो मैंने सोचा। और तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि तेत्सुया क्या वो इस पर्सन के बारे में बात कर रही है। तो यूजुहा एमसी से कहती है कि ठीक है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और तभी एमसी के कॉलर पर ब्लड लगा हुआ देख लेती है। तो यूजुहा कहती है कि तुम अपने कॉलर पर देखो खून बह रहा है। तो एमसी से कहता है कि ये ब्लड मेरा नहीं है, तो मेरे बारे में उतना चिंता मत करो। तो हम देखते हैं कि यूजुहा गुस्सा हो जाती है और तभी रोने लगती है। तो एमसी कहता है कि क्या तुम भी मेरे बारे में चिंता करने के लिए मुझे माफ करना। तो यूजुहा एमसी को डांटने लगती है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एमसी और यूजुहा वहां से जाने लगती है। तो एमसी कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो चलो वापस क्लास में चलते हैं। फिर हम तेत्सुया को देखते हैं जो कि कहता है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर तेत्सुया अपने फोन को निकालते हुए कहता है कि मैं उस कचरे को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और रात में हम एमसी के घर में देखते हैं, जहाँ पे एमसी की फादर और मॉम एमसी की वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। तो एमसी भी थोड़ा शौक होता है। तभी एमसी की मॉम हंसते हुए एमसी से कहने लगती है कि चलो जल्दी से खाना खाना शुरू करो, क्योंकि आज तुम्हारे फादर अपने लिमिट्स को भूलकर ड्रिंकिंग करेंगे। तो एमसी अपने फादर से कहता है कि क्या ये सचमुच में एक अच्छा डिसीजन है। तो एमसी देखता है कि उसके मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो फिर एमसी को अपना पास्ट याद आने लगता है और एमसी याद करता है कि मिराई किस तरह से इन्हीं की तरह खुश रहती थी। फिर मिराई एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम इतनी तेजी से नहीं खाओगे तो ये स्टू गायब नहीं हो जाएगा, और क्या ये इतना अच्छा है। तो एमसी कह रहा होता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तो मिराई कहती है कि हाँ मैं इसे फिर कभी बनाऊंगी। और फिर मिराई जॉन को उसका फूड देने के लिए जाने लगती है। तो एमसी कहता है कि मिराई मुझे आश्चर्य है कि एक रियल फैमिली इसी तरह साथ रहते हैं और मुस्कुराते हैं। और फिर एमसी अपने पास को याद करते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है कि तो ये है एक फैमिली। और तभी एमसी की मॉम कहने लगती है कि लेकिन यूजुहा लगता है कि थोड़ा देर से आएगी। जब मैंने उसे शाम को मैसेज किया तब उसने कहा कि ऐसा लगता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एमसी के फादर कहते हैं कि हाँ उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो स्ट्रांग होने की कोशिश करती है लेकिन उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और फिर एमसी सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे ये बैड फीलिंग क्यों आ रही है। और तभी एमसी देखता है कि उसके फोन में यूजुहा का कॉल आता है। तो एमसी कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो दूसरे साइड से तेत्सुया एमसी का आंसर करता है। तो एमसी कहता
कहता है कि तो आखिरकार ये तुम हो। तभी हम तात्सुया को देखते हैं तो तात्सुया स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि हाँ तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, तो फिर तुम अकेले उस प्लेस पर आ जाओ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और अगर तुम यहाँ पे आने के लिए मना कर दोगे या किसी को बताओगे तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। तुम्हारे बचपन की फ्रेंड। और तभी हमें यूजुहा को दिखाया जाता है। तात्सुया और उसके साथियों ने यूजुहा को किडनैप करके रखा है और यूजुहा एमसी से यहाँ पे आने के लिए मना कर रही होती है। एमसी सोच रहा होता है कि ये तो यूजुहा की आवाज है, वो पकड़ी गई। और तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है कि बेवकूफ, मैंने कहा था कि उसका मुंह बंद करके रखो। तो एमसी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मुझे कहाँ जाना है। तो तात्सुया कहता है कि अच्छी बात है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा तो फिर ध्यान से सुनो, तुम्हें फैक्ट्री में आना है। तो एमसी के फादर एमसी से पूछ रहे थे कि क्या ये यूजुहा का कॉल था। एमसी कहता है कि नहीं, ये किसी और फ्रेंड का था और वो लोग वास्तव में मुझे हॉस्पिटल से बाहर आने की खुशी में एक प्रेजेंट देना चाहते हैं, तो मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तो एमसी के फादर कहते हैं कि अभी। तो एमसी कहता है कि हाँ ये जल्दी ही हो जाएगा, तो फिर मेरा इंतजार कीजिएगा। और फिर सीन चेंज होता है, हमें टोक्यो में कहीं पे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री को दिखाया जाता है और उस फैक्ट्री में हम तात्सुया और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो कि एमसी से फाइट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तभी हम वो एक पर्सन को देखते हैं जो कि कहता है तात्सुया तुम्हें वो कॉल करने की परमिशन किसने दी, क्या तुम हमें कम आंक रहे हो। तो तात्सुया कहता है कि मिस्टर सुओ आप यहाँ थे। तभी मिस्टर सुओ जो होते हैं वो तात्सुया के ऊपर एक लाइटर फेंक के मार देते हैं और कहते हैं कि ये मत कहो कि तुम यहाँ पे थे बेवकूफ, और अगर तुम कुछ अननेसेसरी करोगे और पुलिस बुला ली जाएगी तो फिर ये मेरे लिए प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। तो फिर तात्सुया माफी मांगता है और कहता है यूजुहा को उसके पेरेंट्स के द्वारा मिला हुआ सामान की लोकेशन को पूछो, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है ना, और मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने की यूजुहा का किडनैप किया है, तो फिर मेरे ऊपर थोड़ा सा नरमी बरतो। तो मिस्टर सुओ कहते हैं कि यही कारण है कि वो यंग लेडी अपने बात पर अड़ी हुई है कि उसे कुछ नहीं पता है। तात्सुया कहता है कि इसीलिए मैंने एमसी को बुलाया है, यूजुहा का फेवरेट, उसकी बचपन का दोस्त। अगर हम इसके सामने ही उसे चोट पहुंचाएंगे तो फिर ये कुछ भी छुपा कर नहीं रख पाएगी। एक बार जब मैं सफल हो जाऊंगा तो फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में जगह मिलने का प्रॉमिस किया गया है, मैं इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मिस्टर सुओ स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन तुम जानते हो क्या होता है, अगर तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर वो यंग लेडी अभी भी बात नहीं करेगी। तो फिर हम दो पर्सन को देखते हैं जो आपस में ही किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे वाले दीवार को तोड़कर इनोकामी नाम का एक बंदा बाहर आता है और वो कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा क्योंकि ये मेरा काम है। और ये सब देखकर तो तात्सुया भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजुहा उन सबसे कह रही होती है, क्या तुम लोग सचमुच में ये सोचते हो कि तुम लोग ये सब करने के बाद ऐसे ही बच निकलोगे, ये एक सीरियस क्राइम है। यूजुहा का ड्राइवर कहता है कि यंग लेडी उन सबको इस तरह से मत उकसाइए, मेरी फैमिली निश्चित रूप से हमें बचाने के लिए जरूर आएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तात्सुया उस ड्राइवर को मारने लगता है। तात्सुया कहता है कि मेरे और यूजुहा के बीच में आने की हिम्मत मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर तात्सुया कहता है कि हमें इस आदमी की जरूरत नहीं है, तो फिर इसे उस कोने में फेंक दो। तो यूजुहा कहते हैं कि नहीं, उसे छोड़ दो। तभी तात्सुया यूजुहा से कहता है कि अगर तुम सामान के लोकेशन के बारे में बता दोगी तो फिर तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम एमसी को मरते हुए नहीं देखना चाहती है ना। तो यूजुहा कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, और अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहे तो फिर मैं अपनी जवान काट लूंगी और मार ही जाऊंगी। तभी तात्सुया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो तात्सुया देखता है कि उसके पीछे एक पर्सन कहता है जैसे ही फुजीवारा नाम का कोई भी बंदा यहाँ पे दिखाई दे उसे तुरंत पकड़ के मेरे पास ले आओ। तो तात्सुया सोच रहा होता है कि जल्दी करो और यहाँ पे आओ, मेरे पास हथियारों से लेस 40 गुंडे हैं और एक मॉन्स्टर जिसे कि रेसलिंग में अपने एनिमी को मारने की जुर्म में उसे प्रोफेशनल रेसलिंग से परमानेंटली बैन कर दिया गया है, जिसका नाम इनोकामी है। और फिर फुजीवारा डरते हुए कहता है कि अगर चीजें साउथ की तरफ जाती है तो फिर इनोकामी उसे साइड में ही मार डालेगा और फिर यूजुहा को बात करनी होगी। अभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तो फिर ये वो जगह है। तभी हमें 3 गुंडों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो तीनों ही एमसी को नोटिस कर लेते हैं। तो फिर वो लोग एमसी की तरफ आने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी एक बंदा एमसी के पीछे आ जाता है और कहता है कि रुको बच्चे, अगर तुम हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो तो फिर कहीं और जाके खेलो। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या ये छोटा बच्चा कौन है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसके बारे में मिस्टर सुओ बात कर रहे थे। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी उनका कोई भी जवाब नहीं देता और वो
तीनों को डाउन कर देता है और दो और लोग एमसी को उन तीनों को मारते हुए देख लेते हैं और वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। और तभी वो दोनों एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने कौन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हम देखते हैं कि एमसी एक बंदे को पंच कर देता है और दूसरे बंदे का फेस पकड़कर उसे जमीन पे पटक देता है और कहता है कि मैं तो बस एक बच्चा हूँ और अगर तुम मेरे एरिया में एंटर नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है। तभी सीन चेंज होता है और मिस्टर सुओ तात्सुया से कह रहे होते हैं बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो फिर एमसी कब आएगा, कहीं वो आदमी भाग तो नहीं गया ना, आखिरकार वो तो अभी बच्चा है ना। तो फिर तात्सुया याद करने लगता है कि वो किस तरह से एमसी से मार खाया था और कहता है कि वो बस बच्चा नहीं है। और फिर तात्सुया कहता है कि मिस्टर सुओ वो पर्सन नॉर्मल नहीं है। तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है तो मिस्टर सुओ उस तरफ देखने लगते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि बाहर जाओ, ऐसा लगता है कि वो आ गया। और ये सुनकर यूजुहा थोड़ा टेंशन में आ जाती है, लेकिन हम तात्सुया को देखते हैं जो कि डर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन गेट से टकरा जाता है और वो गेट टूट जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ देखो वो यहाँ पे है। तभी एमसी उस पर्सन को भी एक लात मारता है और वो सीधे ही तात्सुया के पास आके गिरता है। तो हम इनोकामी को देखते हैं, इनोकामी स्माइल करने लगता है। तो एमसी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये तो सरप्राइजिंगली डिफिकल्ट है, तो उन्हें मारने के जगह मैं उन्हें नॉक करने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम मिस्टर सुहो को देखते हैं। मिस्टर सुहो सोच रहा होता है कि बाहर 20 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन उस लड़के ने अकेले ही उन सभी को हरा दिया। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी मिस्टर सुहो की तरफ आ रहा होता है और मिस्टर सुहो से पूछता है कि यूजुहा कहाँ है। तभी यूजुहा चिल्लाते हुए एमसी से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैंने तुमसे यहाँ पे आने के लिए मना किया था। तभी एमसी यूजुहा के आवाज को सुन लेता है तो एमसी सोचता है कि यूजुआ अभी भी सेफ है और वो मुझसे 30 मीटर दूर है, लेकिन यूजुआ इस सिचुएशन में भी चिल्लाने का हिम्मत रखती है, मतलब कि उसके अंदर स्पिरिट है। फिर एमसी सेंस करता है और बताता है कि यहाँ पे 30 एनिमी है जो कि मुझे हार्म करना चाहते हैं। और सीन कट होता है, हमें 23 सेकंड बाद दिखाया जाता है एमसी बहुत तेजी से सारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो मिस्टर सुओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है। तभी हम तेत्सुया को देखते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, भागो वरना फिर हम यहाँ पे मारे जा सकते हैं। तभी तेत्सुया को कोई पकड़ लेता है तो तेत्सुया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो तेत्सुया देखते हैं कि तेत्सुया को पकड़ने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि एमसी होता है। तभी एमसी तेत्सुया से कहता है कि तेत्सुया मैं तुम्हें थोड़ा सा सफर करवाने वाला हो। और तभी एमसी तेत्सुया को मारने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के जितने भी पंच होते हैं वो सभी तेत्सुया के वीक पॉइंट पे हिट हो रहे होते हैं और एमसी के फाइनल पंच से तेत्सुया बहुत दूर जाके गिरता है। तभी मिस्टर सुओ देखते हैं कि उसके बहुत सारे साथी भागने लगते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है, ये हमारे डील में नहीं था। तो मिस्टर सुओ उन सबसे कहते हैं कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, मैंने तुम्हें इन सब के लिए पे किया था। और मिस्टर सुओ एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सिर्फ नॉर्मल बच्चा नहीं है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन भी नहीं है। तभी हम यूजुआ को देखते हैं, यूजुआ एमसी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे हो। एमसी कहता है कि हाँ मैं यही हूँ, मुझे तुम्हें वेट करवाने के लिए मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारे रस्सियों को खोल रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर कोई अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि एमसी के ऊपर जिस पर्सन ने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि नागोमी है। तो यूजुआ बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर सुओ कहते हैं कि नागोमी बिल्कुल सही किया तुमने, यहाँ पे और एक मॉन्स्टर है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी नागोमी के पंच को डॉज कर लेता है और कहता है कि बस थोड़ा सा रुको मैं आ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने सिर्फ नागोमी के पंच को डॉज नहीं किया होता है बल्कि नागोमी को किक भी मारा होता है। तो नागोमी हंसते हुए कहता है कि ये मेरा काम है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी नागोमी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी नागोमी के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके फेस पर एक पंच मार देता है जिसकी वजह से नागोमी के फेस में से ब्लड आने लगता है। तो नागोमी स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम तो कमजोर हो। तो एमसी सोच रहा था कि मैं देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन उनका सबसे स्ट्रॉन्ग साथी है। और हम देखते हैं कि एमसी इस बॉडी के साथ नागोमी के ऊपर प्रॉपरली अटैक नहीं कर पा रहा होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि मैं इस बॉडी के साथ डायरेक्टली नागोमी को अटैक नहीं कर सकता और एक ही हिट में उसे खत्म करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर और तभी हम देखते हैं कि नागोमी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और नागोमी के पीछे चला जाता है। नागोमी की वीक स्पॉट को देखते हुए कहता है कि मैं उसे बाहर से मार डालूंगा एक ही स्पॉट पे फोकस करके। और एमसी नागोमी के वीक स्पॉट पे पंच कर देता है और उस पंच से नागोमी चिल्लाने लगता है क्योंकि नागोमी की हड्डियां टूट चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसी पंच से नागोमी भी नॉक हो जाता है। और ये देखकर वहाँ पे जितने भी गुंडे होते हैं वो सभी डर जाते हैं और एमसी उनको जैसे ही देखता है वो सभी गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि अभी भी 6 बचे हुए हैं, लेकिन तभी एमसी देखता है कि वो सभी वहाँ से भाग गए होते हैं। तो एमसी कहता है कि वो सभी वहाँ से भाग गए, मुझे उनका पीछे तो करना चाहिए लेकिन अभी ये प्रायोरिटी रहती है
है और तभी दिखाया जाता है कि एमसी ये जुआ को फ्री कर देता है और ये जुआ से कहता है कि धीरे धीरे अपने आंखों को खोलो। तो ये जुआ जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है देखती है कि एमसी उसके सामने खड़ा होता है और एमसी अपना फुल स्टूडेंट मोड में आ गया होता है और ये जुआ से कहता है कि ये जुआ तुम ठीक हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हर कोई जो अभी भी चल सकता था वो बच गया, यहाँ तक कि तेत्सुआ को भी उन मामूली चोटों के साथ बहुत जल्द जाग जाना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये जुआ एमसी के इन बातों को सुनकर थोड़ा डर रही होती है। तभी एमसी कहता है वो कांप रही है, इसमें कोई भी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है क्योंकि एक नॉर्मल हाई स्कूल की लड़की ये सब में फंस चुकी है। तो ये जुआ एमसी को अपने पास खींच लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। और चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगती है कि तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और मुझे नहीं पता कि तुमने इसे किस तरह से डील किया, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है और अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड को क्या कहूंगी। तो एमसी सॉरी कहता है। तो ये जुआ खुद को बचाने के लिए एमसी को थैंक यू कहती है और कहती है कि प्लीज मुझे परेशान मत करो। और ये जुआ की बातों को सुनकर एमसी अपने पास्ट को याद करने लगता है कि मेरा किस तरह एमसी से कह रही होती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे जॉब से लौटने में लेट होगा तो फिर मुझे टेक्स्ट कर देना, क्योंकि मुझे हमेशा चिंता होती है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। फिर एमसी स्माइल करता है और ये जुआ से कहता है कि चिंता मत करो, आज के बाद कभी भी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एमसी देखता है कि कवाई को होश आ जाता है और गाइस कवाई ये जुआ का ड्राइवर का नाम है। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि कवाई को होश आ चुका है, ऐसा लगता है कि किसी ने तो पुलिस को बुलाया होगा, तो चलो बाकी उन पर छोड़ देते हैं, तो हमारे घर जाने का समय हो गया है। और तभी सीन चेंज होता है, हम मिस्टर सुओ को देखते हैं जो किसी से कॉल पे कह रहा होता है कि मैं माफी मांगता हूँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इनोगामी को इस तरह से हरा दिया जाएगा और सबसे पहले हमें उस बच्चे की देखभाल करने की जरूरत है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। दूसरे साइड वाला बंदा कहता है कि रुक जाओ, बहुत हो गया, हमने पहले से ही एक लेंसलॉट को वहाँ भेज दिया है, जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन उसे एलिमिनेट कर देगा। दिखाया जाता है कि एमसी न्यूज सुन रहा होता है, उसमें बताया जाता है कि पुलिस ने उस फैक्ट्री से 28 लोगों को गिरफ्तार किया है और 30 लोग माइनर और मेजर इंजरीज की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और एमसी चेक करता है तो उसके मॉम डैड सो रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने घर से बाहर आ जाता है और एमसी कह रहा होता है कि मेरे मॉम डैड को इतना परेशान करने के बाद मुझे घर से बाहर कदम रखने में भी बहुत अजीब लग रहा है। एमसी याद कर रहा होता है कि जब पुलिस ने एमसी के मॉम डैड को कॉल किया था तो उसकी मॉम कह रही होती है कि तुम ठीक हो ना, मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था जब पुलिस ने हमें कॉल किया था। और एमसी के फादर भी कह रहे थे कि तुम अकेले नहीं थे, है ना, तुम्हारे साथ और भी लोग थे। और एमसी सोच रहा था कि मुझे खुशी है कि वो लोग मुझे एविडेंस के बेसिस पे छोड़ दिए, लेकिन वो लोग किसके साथ थे, उन्होंने इतने लोगों के साथ युजुहा को किडनैप क्यों किया। और वहाँ पे मिस्टर सुहो चार्ज में था जो अभी भी मिसिंग है। मुझे बैड फीलिंग आ रही है इस तरह से, बस ये एक साइन है कि इससे और भी ज्यादा बुरा होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास किसी को भी अब चोट लगे। एमसी स्ट्रीट में चलते हुए कह रहा होता है कि तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो जिस पर्सन ने एमसी के ऊपर अटैक किया होता है वो कहता है कि तुमने इसे वास्तव में डॉज कर लिया। तो एमसी कहता है कि जब मैं घर आया तब से ही तुम मेरे पीछे हो, है ना, और यहाँ पर मुझे किसी और के फंसने का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो एमसी उस पर्सन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो किलर कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, जब मैं तुम्हारे कमरे में था तब भी तुमने मुझे नोटिस कर लिया था। तो एमसी कहता है कि मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो वो किलर स्माइल करते हुए कहता है कि ये बुरा नहीं है, अफवाहों की माने तो तुम सचमुच में कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो। तो वो जैसे ही एमसी के सामने आता है, एमसी कहता है कि एक साइलेंट स्टेप जिसका कोई भी निशान नहीं है और तुम्हारे अंदर से ब्लड की स्मेल आ रही है, तुम उन फैक्ट्री के लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेन हो, इसका मतलब ये है कि तुम कोई नॉर्मल सोसाइटी से नहीं हो। तो एमसी उस किलर से पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे थे। तो वो किलर एमसी से कहता है कि तुम सचमुच में इंटरेस्टिंग हो, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो लग रहा है कि तुम भी अंडरवर्ल्ड से हो। तो एमसी कहता है कि मैं बस एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। तो वो किलर कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर और बात करने में अच्छा लगेगा, लेकिन हम पहले ही बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो किलर अपने नाइफ को निकाल लेता है। तो एमसी अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है कि मेरे स्ट्रेंथ मुझे अलर्ट होने के लिए कह रही है। तभी वो किलर एमसी से कहता है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे। हमें उस किलर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम सेंजू है और ये भी ग्रेट विल से है और इसका लेंस नंबर 67 है। तो एमसी रेडी हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये मेरी तरह ही है, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर। फिर सीन चेंज होता है और हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। तो एक पर्सन कह रहा होता है कि हमने उसे किडनैप कर लिया था, फिर भी उस ट्रेजर का लोकेशन पता नहीं कर पाए। तो दूसरा पर्सन कहता है कि
हाँ, वही जो मैंने कहा, काश हम शुरू से ही लांस का इस्तेमाल करते। इस पर्सन का नाम अकात्सुकी होता है और ये भी ग्रेट विल से है और इसका लांस नंबर नहीं बताया जा रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि ग्रेट विल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को केओस में फेंक सकता है और ग्रेट विल में 1000 से ज्यादा असैसिन्स हैं और लांस नंबर टॉप 100 असैसिन्स को दी जाती है जो लोग एलाइट माने जाते हैं। और अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो एमसी का लांस नंबर 1 होता है, मतलब कि पूरे ग्रेट विल का टॉप असैसिन। और बताया जाता है कि एक लांस हमेशा अपने टारगेट को पूरा कर ही लेता है। फिर और एक पर्सन कहता है कि अकात्सुकी आखिरकार वो एक अमेच्योर लड़की है और इसका नाम मिनामी होता है, इसका भी लांस नंबर नहीं बताया जाता है। अभी मिनामी कहता है कि बात यह है कि वो ट्रेजर जो वर्ल्ड के ऑर्डर को बदल सकता है वो है फेनरिर सीड और इस स्टोरी की करंट ओनर वही है। वो हमारे रास्ते की एक अटकन के अलावा और कुछ नहीं है और जब तक हमारे पास पूरे एविडेंस नहीं होंगे तब तक हम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे और एक पर्सन होता है, वो कहता है कि नहीं, मैंने सेंजो को पहले ही भेज दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉक हो जाते हैं और मिनामी पूछता है कि लेकिन यासिमा, लांस का इस्तेमाल करने के लिए हमें ओडिन की परमिशन की जरूरत होती है। तो यासिमा कहता है कि मुझे पहले ही ओडिन का परमिशन मिल चुका है और इस बात का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि उस लड़की के पास एक बॉडीगार्ड भी था। ये इंसिडेंट, इसमें पहले से ही कोई ना कोई सस्पिशियस पॉइंट थी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाते हैं हम उसे लांस द्वारा समाप्त कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी सेंजू को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पर्सन, ये भी मेरी तरह ऑर्गेनाइजेशन का एक असैसिन है, ऑर्गेनाइजेशन का असैसिन जिसे एक रेंज के बाद रीड करना इम्पॉसिबल हो जाता है और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ब्रेथ बिल्कुल एक प्रोफेशनल असैसिन की तरह है। मेरी बेड फीलिंग बिल्कुल सही थी, इस समय वो मुझे टारगेट बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है कि किडनैपिंग के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ था और अगर ऐसा है तो फिर ये बस एक नॉर्मल किडनैपिंग नहीं थी। तो सेंजू एमसी से कहता है कि इसका मतलब कि तुम एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, है ना? लेकिन जब मैं तुम्हें वेपन के साथ देखता हूँ तो फिर मुझे कोई भी टेंशन या फिर डर महसूस नहीं होता है। तुम इस बात के एडिक्ट हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई वेपन लेके खड़ा है। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी सीरियस होते हुए कहता है कि ये पर्सन, ये जो के लिए डेंजरस है, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। और तभी एमसी सेंजू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सेंजू एमसी के अटैक को बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है और सेंजू सोच रहा होता है वो बहुत तेज है और वो मेरे वीक स्पोर्ट्स पर बिना किसी हिचकिचाहट के एक्यूरेट अटैक कर रहा है, वो निश्चित रूप से एक असैसिन है। और तभी हम देखते हैं कि सेंजू भी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी भी सेंजू के अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। और एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, इसका मतलब कि उसके लंबे पार्ट्स देखने में ही नहीं बल्कि वो मुड़ते भी ज्यादा है और फ्लेक्सिबल भी ज्यादा है, रेंज में एडवांटेज उसी का है। तभी सेंजू एमसी से कहता है कि तुमने इसे भी डॉज कर लिया, ये बुरा नहीं है। तो सेंजू कहता है कि ठीक है, फिर चलो इस टाइम मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और सेंजू एमसी की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और सेंजू लगातार एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एमसी सेंजू के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और सेंजू फिर भी एमसी के ऊपर अटैक करता रहता है, लेकिन एमसी उसके हर अटैक को डॉज कर रहा होता है और सोचता है कि मेरी स्पीड उससे कम है, उसे बस थकाने का एक ही तरीका है। फिर एमसी उस पूरे एरिया को एनालाइज करता है और अभी भी सेंजू एमसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एमसी सेंजू के अटैक को डॉज कर रहा होता है। अभी सेंजू नोटिस करता है कि एमसी का पैर अब रुक चुका है, तो सेंजू कहता है कि उसके पैर अब रुक चुके हैं, ये अच्छी बात है। और तभी सेंजू अटैक करता है और सेंजू का नाइफ एक पोल के आर पार हो जाता है। तभी सेंजू देखता है कि एमसी सेंजू के अटैक से बच जाता है और सेंजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पोल पे सिर्फ एमसी का कपड़ा होता है। और तभी एमसी बहुत ही स्पीड से सेंजू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि वो बच गया। और फिर सेंजू भी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एमसी सेंजू से दूर हट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेंजू के अटैक से एमसी के चेस्ट में लग जाता है, तो एमसी कहता है कि ये पर्सन, ये मेरे सोच से अधिक सक्षम है, लेकिन वो इससे चूक गया, ये इस बॉडी की लिमिट्स है। और तभी सेंजू एमसी से कहता है कि तुम मुझे लुभाने के लिए किनारे होने का नाटक कर रहे थे, तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारे मूवमेंट्स और अटैक करने के तरीके टॉप प्रोफेशनल्स की तरह है, लेकिन फिर भी बहुत कमजोर, किलिंग इंटेंट परेशान करने वाला है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर निगरानी करना और उसे मार डालने के लिए जब मुझे भेजा गया तब मैं शौक हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा कि टॉप के लोग तुमसे इतनी ज्यादा सावधान क्यों हैं। तुम ये सब सिर्फ एक लड़की की देखभाल करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तभी हमसे शौक हो जाता है, सोचता है कि ये वास्तव में ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन से है। तभी सेंजू कहता है कि मुझे चीजें बदलनी होगी और सेंजू असर्सनेशन मोड से कॉम्बैट मोड में चला जाता
जाता है और सेंजू एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गॉड्स का स्पेयर मेरे किलिंग इंटेंट का एक फ्रेगमेंट है। और हम देखते हैं कि एमसी भी सेंजू को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी सेंजू एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने डबल ड्रैगन डांस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है और सेंजू कहता है कि ये मेरा ट्रू फॉर्म है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब सेंजू एमसी के ऊपर और भी तेजी से और भी दुगने स्पीड से अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से एमसी जिस पेड़ के पास खड़ा होता है वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है और एक दूसरी जगह में छुप जाता है और एमसी कहता है कि उसकी मूवमेंट अचानक से बदल गई, ये पावर ये एक रेगुलर असैसिन्स की नहीं हो सकती, वो प्रोबेबली। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेंजू एमसी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और एमसी जिस पिलर के ऊपर छुपा हुआ होता है सेंजू के अटैक से वो पिलर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहां से पानी का एक फुव्वारा निकलने लगता है। हम देखते हैं कि सेंजू का अटैक इस बार एमसी को लग जाता है और एमसी के शोल्डर से ब्लड भी आ रहा होता है। तो एमसी कहता है कि नहीं, इस बार नहीं, ये एक एस क्लास यूजर है। तभी सेंजू चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि क्या हुआ, मेरे पास आओ। तभी सेंजू एमसी की तरफ जाने लगता है, कहता है कि तुमने भी लोगों को मारा है ना, और क्या ये ठीक होगा अगर उस लड़की को मार दिया जाएगा तो। और तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी जैसे ही सेंजू के मुंह से ये बात सुनता है एमसी को उसका पास्ट याद आ जाता है। एमसी याद करने लगता है कि किस तरह उसी के सामने मिराए और उसे मार दिया गया था। तभी एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है और सेंजू की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है। तो सेंजू भी एमसी की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन एमसी सेंजू के अटैक को डॉज करते हुए सेंजू के हाथ में अटैक करता है, जिसके वजह से सेंजू का नाइफ उसके हाथ से छूट जाता है। और ये देखकर तो सेंजू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो सेंजू का नाइफ सेंजू के हाथ से छूटता है उसे अब एमसी पकड़ लेता है और सेंजू के ऊपर बहुत ही तेजी से एक स्लैश कर देता है और ये स्लैश इतना तेज होता है कि सेंजू को हिलने का भी मौका नहीं मिलता और हम देखते हैं कि सेंजू वहीं पे गिर जाता है और बहुत ज्यादा शौक होता है। सेंजू शौक होते हुए सोच रहा होता है कि वो क्या था, आखिर वो आदमी कौन है। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि ये ठीक है, मैं फिर से पहले की तरह पछतावा नहीं चाहता हूँ, इस बार मैं निश्चित रूप से उसकी प्रोटेक्शन करूंगा। और फिर एमसी रेडी होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें उस पर एक भी उंगली रखने नहीं दूंगा, यूजुहा पर। और इस टाइम पर एमसी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। तभी सेंजू हंसते हुए एमसी से कहता है कि तो तुमने फाइनली सीरियस होने का डिसीजन ले लिया, लेकिन तुम फिर भी मरने वाले हो क्योंकि गॉड की यही इच्छा है। और फिर सेंजू हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि सेंजू फिर से एमसी के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है। इस बार हम सेंजू को भी देखते हैं, वो भी इस बार सीरियस होता है और सोच रहा होता है कि मेरे अटैक्स उसे हिट नहीं कर रहे हैं वो पर्सन। और तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी सेंजू के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है अपने एक ही नाइफ से और एमसी को देखकर लग रहा होता है कि सेंजू के अटैक्स एमसी के लिए कुछ भी नहीं है। तभी सेंजू एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है और कहता है कि क्या तुम बस इन सबसे भागना ही चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि एमसी सेंजू के सामने से बहुत तेजी से गायब हो जाता है और नेक्स्ट सीन में एमसी सेंजू के मुंह को पकड़ लेता है और एमसी सेंजू से कहता है कि तुम बहुत तेज बोलते हो। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी सेंजू के ऊपर अटैक कर देता है और सेंजू के मुंह को दबाते हुए एमसी कहता है कि एक प्रोफेशनल को चिल्लाना नहीं चाहिए। तभी सेंजू शौक होते हुए एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एमसी पीछे हट जाता है और सेंजू सोच रहा होता है कि वो बहुत तेज है, अब वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सन बन चुका है, आखिर ये पर्सन क्या है। और सेंजू फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी फिर से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर तो सेंजू भी शॉक हो जाता है। तभी एमसी सेंजू से कहता है कि माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हारी सारी मूवमेंट्स पहले ही देख ली है। और तभी सेंजू देखता है कि उसके पूरे हाथ में कट लग जाता है और अब वो नाइफ को भी उस हाथ से होल्ड नहीं कर पा रहा था। तभी एमसी सेंजू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है कि ये है, और एमसी को अपनी तरफ आता हुआ देख के सेंजू इस बार डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एमसी नहीं रुकता और सेंजू के दूसरे हाथ को भी बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी एमसी बहुत ही गुस्से में सेंजू के ऊपर अटैक करके चला जाता है और कहता है कि ये है तुम्हारा अंत। तभी सेंजू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये नाइट वर्क तो उसकी इस तरह की इनक्रेडिबल स्पीड मेरी आंख भी उसे नहीं देख पा रही है, और इस तरह के फ्लरी अटैक्स ये तो बिल्कुल उसी तरह है 12 डिवाइन स्पेयर में से एक गुमगीर। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी सेंजू के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार एमसी सेंजू को पूरी तरह से घायल कर देता है। तभी सेंजू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं हूँ, मैं उसके मैच का नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेंजू गिर जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस
फाइनली एमसी का अंडरवर्ल्ड में वापस से कमबैक हो चुका है, तो इसीलिए सब लोग कमेंट्स बॉक्स में कमबैक लिख दो। तभी हम सेंजू को देखते हैं, वो अभी भी शॉक में होता है और कहता है कि मैं अब अपने हाथों में कोई भी ताकत नहीं जुटा सकता हूँ, उसने मेरे हाथों के हर एक नस को काट दिया है। तभी एमसी सेंजू से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैरों को छोड़ दिया है, तुम अभी भी इधर उधर जा सकते हो, लेकिन तुम अब कभी भी किसी को नहीं मार पाओगे। सेंजू एमसी से कहता है कि तुमको ऐसा क्यों करना होगा, तो एमसी कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए कोई भी फ्यूचर नहीं है, अगर तुम कुछ खोते हो तो तुम वही खोओगे जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है, और अगर तुम मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हो तो फिर तुम अपना दूसरा पैर भी खो दोगे, और अगर तुम दोनों ही क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें अपने लाइफ से हाथ धोना होगा। तो बताओ तुम्हें ऑर्डर किसने दिया था, तुम युजुआ को क्यों टारगेट बना रहे हो। तो हम सेंजू को देखते हैं, वो हंसने लगता है और एमसी से कहता है कि क्या इसीलिए तुम मुझे जिंदा रख रहे हो, तुम सचमुच में मुझे कम आंक रहे हो। मैं इसका जवाब कभी भी नहीं दूंगा, भले ही तुम मुझे मार डालो। मैं अपने गॉड पर विश्वास करता हूँ, मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तो एमसी कहता है कि गॉड, इसका मतलब कि तुम वास्तव में इसका हिस्सा हो। तभी एमसी को पुलिस की सायरन सुनाई देती है, तो एमसी शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि पुलिस, क्या उसकी चीख ने पुलिस को यहाँ पर अट्रैक्ट किया। तभी एमसी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिस वजह से सेंजू वहाँ से भाग जाता है और एमसी से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमारा समय खत्म हो गया, मैं अभी भी चल सकता हूँ, यहाँ तक कि एक पैर से भी, और बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहते हो, है ना। तभी एमसी शॉक हो जाता है और एमसी कहता है कि वो अकेलापन भरा होगा तो जी वापस आ रहा है, लेकिन अगर वो अपनी जॉब को छोड़ दे तो क्या वो नॉर्मल हो सकता है। और एमसी अपने पास्ट को याद कर रहा होता है, जिसमें कि हयाते एमसी से कह रहा होता है कि तुम सिर्फ एक एसेसिन की लाइफ को जीना जानते हो। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है और एमसी कहता है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। सीन कट होता है और हम पहले वाले बिल्डिंग को ही देखते हैं। यासीमा एक बंदे से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सेंजू तक पहुंचे, तो वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं पहुंच गया था, लेकिन सेंजू लांस के रूप में अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, और इस बंदी का नाम इजोमू होता है। तो अकात्सुकी खुश होते हुए कहता है, सोचो उसने स्पेयर भी डाउन कर दिया, ये तो कमाल की बात है। मैं आश्चर्य में हूँ कि आखिर वो कौन सा पर्सन है। तो यासीमा चलो अगली बार हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इजुमु कहता है कि अकात्सुकी कभी नहीं बदल सकता, फिर भी वो निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग ओपोनेंट है, और सेंजो के बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपने एनिमी के नाइफ वर्क के बारे में बताया। उसका नाइफ वर्क बिल्कुल ही कुंगीर की तरह था, और ये सुनकर मिनामी और यासीमा दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो अकात्सुकी कहता है कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, तुम्हें नहीं लगता इजुमु? और क्या तुम ये कह रहे हो कि वो पर्सन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइफ यूजर में से एक है? तो इजुमु कहता है कि मैं इस बात से असहमत हूँ, आखिरकार तुमने तो गुंगीर का सामना किया ही है। तो मिनामी कहता है कि बस करो, अब बहुत हो गया। अभी अकात्सुकी कहता है कि लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि गुंगीर की तरह और कोई दूसरा पर्सन भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मिनामी कहता है कि लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उस लड़की का कार्ड बहुत अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान एक ही रात में 2 बार फेल हो गया है, और हमने एक लेंस को भी खो दिया। अब हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। यासीमा सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरा हुआ गुंगीर का नाम वापस से आ जाएगा। और काइतो फुजिवारा आखिर वो कौन है? तभी सीन कट होता है, हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने सारे ब्लड से लगे हुए कपड़ों को एक प्लास्टिक में डाल देता है, और एमसी अपने आप को मिरर में देखते हुए कह रहा होता है कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट काइतो फुजिवारा, आखिर मैं कौन हूँ? और जब तक युजुआ को ऑर्गेनाइजेशन वाले टारगेट बना रहे हैं तब तक मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। इसके अलावा शायद वो लोग एक लांस को हराने के लिए अपने और साथियों को मेरे पीछे जरूर भेजेंगे, और मैं इस कमजोर हालत में उन सबसे फाइट नहीं कर सकता। मुझे और स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, और ये पीसफुल लाइफ मेरे सामने है ताकि मैं इसे इस बार ना खो। सीन कट होता है, अकात्सुकी को देखते हैं। अकात्सुकी कहता है कि तो ठीक है, क्यों ना इस बार मैं जाऊं। यासीमा कहता है कि क्या? तभी युजुआ कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये जरूरी है कात्सुकी? और हो भी सकता है, क्योंकि तुम इस सिचुएशन को सीरियसली समझते हो, और अगर लकीली वो पर्सन गुंगीर के लेवल का हो तो फिर सारे लांस का सफाया हो जाएगा, है ना। तो अकात्सुकी कहता है कि मैं ये सोच कर थक गया हूँ कि सीक्रेट ट्रेजर कहाँ है, इसीलिए ये सब अब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। और फिर हमें अकात्सुकी का लेंस नंबर भी बताया जाता है। अकात्सुकी का लेंस नंबर 9 है, और ये भी 12 डिवाइन स्पेयर में से एक है। तभी सीन चेंज होता है, हम एमसी को देखते हैं। एमसी बताता है कि युजुहा की किडनैपिंग और सेंजो के अटैक को एक रात
रात बीत चुका है और फिर हम देखते हैं कि फुजीवारा फैमिली फिर से एमसी की वेलकम पार्टी सेलिब्रेट कर रही होती है। तो एमसी भी ये सब में खुश होता है। एमसी के फादर कहते हैं कि पिछली बार हम इतनी जल्दी में थे कि हमें सेलिब्रेट करने का मौका ही नहीं मिला, तो तुम्हारे ओल्ड मैन ने सब कुछ किया और ओम्योराइज भी बनाया। फिर एमसी ओम्योराइज को देखता है, शौक होते हुए कहता है कि मैंने आज तक जितने भी ओम्योराइज देखे हैं ये उन सब से अलग है। एमसी की मॉम कहती है कि तारो तुम्हें ये बात बाहर लाने की जरूरत नहीं है। तो यूजुआ कहती है कि मिस्टर अब खाना बनाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और फिर यूजुआ एमसी को एक डिश देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तो एमसी भी उस डिश को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो डिश एक बीफ स्टू होता है। तो यूजुआ एमसी से कहती है कि ये मेरा मास्टरपीस है, तो जल्दी करो इसे खा लो। तो फिर एमसी जैसे ही उसका एक बाइट लेता है एमसी खुश हो जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। मेरा एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम आजकल देर तक काम कर रहे हो। एमसी कहता है कि नहीं, मैं आज रात डिनर तक वापस आ जाऊंगा, मुझे बस किसी से मिलना है और उससे सामान लेना है। मीरा कहती है कि अच्छा तो आज रात हम तुम्हारा फेवरेट बीफ स्टू खाएंगे। तो एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मीरा का बीफ स्टू सबसे अच्छा होता है। और फिर एमसी जाने लगता है, तभी कहता है कि मीरा आज रात जैसे ही मैं घर आऊंगा मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन अभी मुझे बाहर जाना है। तो मीरा स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। और एमसी सोच रहा होता है कि वो मिराई को बताएगा कि मिराई आज मैं अपने एसेसन लाइफ से रिटायर हो रहा हूँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही एक बाइट लेता है एमसी इमोशनल होने लगता है। तभी यूजुआ एमसी से कहती है कि क्या हुआ, क्या ये अच्छा नहीं है। तभी एमसी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहता है कि नहीं, ये बहुत डिलीशियस है। तो यूजुआ भी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा, लेकिन ऐसे मुझे मत डराया करो। तो फिर काइतो की मदर कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, तो अच्छे से खाओ। तो यूजुआ कहती है कि हाँ मैं मदद करूंगी। तो एमसी के फादर कहते हैं कि यूजुआ अगर तुमने इसे स्टू नहीं दिया होता तो मेरा ओमनीराइज भी डिलीशियस होता। तो एमसी की मदर कहती है कि मैं तुम्हें अगली बार इसे बनाना सिखाऊंगी। तभी एमसी अपनी फैमिली को देखते हुए कहता है कि सब लोग आप सबको थैंक यू। तभी सीन चेंज होता है, यूजुआ एमसी से कहती है कि तुम्हें मुझे घर तक पैदल ले जाने की जरूरत नहीं थी। तो एमसी कहता है कि हाल ही में ये बहुत खतरनाक हो गया है, क्या तब से कुछ तुम्हारे साथ अजीब हुआ है। तो यूजुआ कहती है कि नहीं, हालांकि पुलिस ने मेरे घर के आसपास के जगहों को सिक्योर कर लिया है। एमसी कहता है कि क्या कवाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा है। यूजुआ स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी लेने मत आना, क्योंकि कवाई हमारे आसपास रहता है तो वो इतना शोर मचाता है कि मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ। तो हम कवाई को देखते हैं, कवाई कह रहा होता है कि ये खतरनाक होगा मिस, मैं आपके साथ चलूंगा। एमसी कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है। तो यूजुआ कहती है कि फिर भी आज बहुत मजा आया, मुझे यूं दिल खोल के हंसे हुए बहुत समय हो गया था। जब से मेरे फादर की मौत हुई है मैं बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। तभी एमसी कहता है कि तुम्हारे फादर। तो यूजुआ कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। तुम्हारे भूलने वाली बीमारी के साथ 2 महीना पहले, ये लगभग उसी समय की बात है जब उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा था। फिर एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा इसीलिए उस दिन छत पर, और एमसी याद करता है कि उस दिन यूजुआ किस तरह एमसी के लिए रो रही होती है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि लेकिन यूजुआ सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, इस सिचुएशन में भी वो हमेशा मेरे सामने खुश रहती है। एमसी कहता है कि मुझे ही सॉरी कहना चाहिए तुम्हें चिंतित करने के लिए। तो यूजुआ कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी तुम थोड़ा सा बदल गए हो। तभी एमसी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो यूजुआ कहती है ऐसा लगता है जैसे कि तुम अब बड़े हो गए हो, या शायद इसके ऑपोजिट, और जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा लापरवाही करते थे, तुम अपने से बड़ों बच्चों से हमेशा लड़ाई करते थे, चाहे तुम जीत सको या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि एमसी बचपन में भी यूजुआ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उन दूसरे लड़कों से कहता है कि यूजुआ को धमकाओ मत। तो यूजुआ एमसी से कहती है कि और जब मेरा किडनैपिंग भी हुआ था तो तुम मुझे अकेले ही बचाने के लिए आ गए थे, और मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए मैं वो सब चीज देख नहीं सकी, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम वो सब करने के सक्षम हो, फिर भी तुमने मुझे कैसे बचाया। एमसी सोच रहा होता है कि उसे मुझ पर शक है। तो एमसी कहता है कि जब मैं वहाँ पे गया था तो सभी लोग मुझे देखकर भागने लगे थे। तो यूजुआ कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो एमसी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यूजुआ कहती है कि खैर जो भी हुआ, लेकिन तुम मेरे लिए आए थे, ये बात मायने रखती है। और जिस दिन मेरा किडनैपिंग हुआ था मुझे सचमुच में ऐसा लगा था कि मैं उस दिन मारी जाऊंगी, इसीलिए जब तुम मुझे बचाने आए थे तो मैंने तुम्हारे फेस को देखा था और उस टाइम पर मैं वास्तव में खुश थी, तो तुम्हारा थैंक यू। तो एमसी भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बार बार बचाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। तो यूजुआ शर्माने लगती है और फिर एमसी से कहती है कि ठीक है चलो इधर मेरे करीब आओ।
आओ। और तभी युजुहा एमसी के साथ एक सेल्फी लेती है और युजुहा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इसे आज का यादगार वॉलपेपर बनाऊंगी। इसे सोच रहा होता है कि अगर स्कूल के लोग ये वॉलपेपर देखेंगे तो फिर तरह तरह के बात बनाने लगेंगे। तभी युजुहा कहती है कि मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। तुम्हें मेरे लिए इतना चिंतित देखकर, वो भी तुम्हारे इतने भयानक दुर्घटना के बाद भी, इससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी आगे बढ़ना होगा। मैं अपने फादर को कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा के लिए एक जगह पे नहीं रुक सकती। तो एमसी भी खुश हो जाता है और कहता है कि युजुहा वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। एमसी सोच रहा होता है कि अब मुझे पता है कि मैं इस लड़की की प्रोटेक्शन क्यों करना चाहता हूँ और मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ। और तभी युजुहा अपने फोन की वॉलपेपर चेंज करने लगती है और कहती है कि ये वॉलपेपर मेरे फोन में काफी समय से है। तभी हम देखते हैं कि एमसी युजुहा का वॉलपेपर देख लेता है और बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो युजुहा कहती है कि सब कुछ के लिए थैंक यू फादर। और ये सुनकर तो एमसी और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तो एमसी युजुहा से कहता है कि वो पर्सन, क्या वो तुम्हारे फादर हैं? तो युजुहा कहती है कि तुम्हें तो सचमुच में भूलने की बीमारी हो गई है। मेरे फादर हमेशा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे और इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के पास उनके बारे में कहने के लिए बुरी बातें थी, लेकिन वो हमेशा मेरे प्रति बहुत ज्यादा दयालु थे और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी हमें युजुहा का वॉलपेपर दिखाया जाता है और युजुहा के फादर और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन अकागी थे। तो एमसी सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ, मैं ये वॉलपेपर पहले भी देख चुका हूँ जब मैंने अपना आखिरी मिशन पूरा किया था जिसने युजुहा के फादर को मार डाला। वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। तभी युजुहा एमसी से कहती है कि ठीक है, ये सेट हो गया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से चुप हो गए, तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। और फिर हमें युजुहा का पूरा नाम बताया जाता है। युजुहा का पूरा नाम युजुहा अकागी है। अभी सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने रूम में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैंने उसे मार डाला। नहीं, ये गलत है। हयाते वो पर्सन है जिसने की ट्रिगर दबाया था और इसके अलावा अगर मुझे पता होता कि वो युजुहा के फादर है तो फिर मैं वो मिशन कभी नहीं लेता। लेकिन ये तो बस एक बहाना है। चेयरमैन अकागी ने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था और मैंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसे मारने के बारे में एक भी बात महसूस नहीं हुई। युजुहा अभी भी खतरे में है। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए कि वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि तुम्हारे फादर को मारा था वो अब तुम्हारे पीछे पड़ चुका है और मैं भी कभी उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था? मैं उसे ये नहीं बता सकता। तभी एमसी गुस्सा होने लगता है और कहता है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना, आज हमारे स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। सचमुच ये तो अचानक से हुआ और मुझे आश्चर्य है कि वो कैसा होगा। मैं आशा करता हूँ कि वो स्टूडेंट एक हॉट लड़की होगी। और हमसे सोच रहा होता है कि मैं वास्तव में युजुहा को नहीं बता सकता। बस एक लांस को हराकर ऑर्गेनाइजेशन को रोकना पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे आने से केवल एकमात्र एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वो है। तभी उनके क्लास में टीचर आ जाती है और उनसे कहती है सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये अचानक से हुआ, लेकिन आज हमारे पास एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हाँ, मैं तो उसका इंतजार कर रहा था, क्या वो एक हॉट पर्सन है? फिर वो ट्रांसफर स्टूडेंट कहता है कि टीचर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और उसकी आवाज को सुनकर एमसी थोड़ा शौक होता है और कहता है कि ये आवाज तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें बाकी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो उस नए स्टूडेंट को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन एमसी उस नए स्टूडेंट को देखकर शौक हो जाता है। फिर हमें उस स्टूडेंट को दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि अकात्सुकी होता है। और अकात्सुकी कहता है कि मैं आज तुम सबके साथ जुड़कर बहुत खुश हूँ, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। तभी एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि अकात्सुकी वो स्कूल में क्यों है। तभी एमसी याद करता है कि सेंजू ने उससे कहा था मैं ये कभी नहीं करूंगा, मैं जिस गॉड पे ऊपर बिलीव करता हूँ मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो एमसी सोच रहा होता है कि इससे ये कंफर्म होती है युजुहा के पीछे ऑर्गेनाइजेशन ही लगी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वे लोग 12 डिवाइन स्फीयर में से एक अकात्सुकी को यहाँ भेज देंगे। तभी अकात्सुकी एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम सभी से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम एमसी को देखते हैं। एमसी अभी भी शौक में होता है। अकात्सुकी को देखते हैं जो कि क्लासमेट्स के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम मिकोतो बताता है। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो अकात्सुकी को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये बंदा तो ग्रेट विल के 12 डिवाइन स्पिरिट्स में से एक अकात्सुकी है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अकात्सुकी बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स बहुत जल्दी
अकात्सुकी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि अकात्सुकी बहुत जल्द ही हमारे स्कूल में पॉपुलर हो गया। और फिर हम एमसी को देखते हैं जो अकात्सुकी को देखते हुए सोच रहा होता है आधा दिन हो चुका है लेकिन उसने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, आखिर वो क्या प्लानिंग कर रहा है। ग्रेट विल के अंदर लांस एक इलाइट यूनिट है जिसमें कि 100 एसेसिन्स है जिन्हें लांस नंबर दिया गया है। और उन 100 असैसिन्स में से 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स को ग्रेट विल के गॉड ओडिन की तरफ से नाम दिया गया है और उन्हें ही कहते हैं 12 डिवाइन स्पेयर्स। और उन सभी के पास 1000 ऑफ नॉर्मल पर्सन से लड़ने की पावर होती है और उनके पास बहुत सारे अथॉरिटीज भी होते हैं। और जब बात 12 स्पेयर्स की काम पूरा करने पे आती है तो वो बिना फेल हुए अपने काम को पूरा करते हैं। और 12 डिवाइन स्पेयर्स लगभग पूरे देश के आर्मी से स्ट्रांग है। और 12 डिवाइन स्पेयर्स के असैसिन्स को बहुत इम्पोर्टेंट मिशंस में ही भेजा जाता है, इसीलिए वो लोग मेरे स्कूल में आए हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनके लिए यूजुहा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन को उस सीक्रेट ट्रेजर की तलाश है जिसे कि चेयरमैन अकागी ने चुराया था। लेकिन अगर अकात्सुकी स्कूल में कुछ भी करने की कोशिश करता है तो फिर मैं यूजुहा का प्रोटेक्शन करूंगा और उन सभी इनोसेंट स्टूडेंट्स की जो कि इस स्कूल में है। लेकिन मेरे करंट स्टेट में फुजिवारा के बॉडी में ये सब करना मुश्किल है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अकात्सुकी स्कूल के सारी लड़कियों के बीच में भी पॉपुलर हो जाता है और लड़कियां अकात्सुकी को डेट में चलने के लिए पूछ रही होती है। तो एमसी अकात्सुकी को देखते हुए सोच रहा होता है कि अकात्सुकी आज कोई भी कदम नहीं उठाने वाला है तो फिर मुझे कल से अलर्ट रहना होगा। तभी यूजुहा एमसी को बुलाने लगती है तो एमसी सोच रहा होता है कि यूजुहा अभी नहीं। तो हम यूजुहा को देखते हैं जो कुछ सामान लेते हुए एमसी के पास आती है और कहती है कि परफेक्ट टाइमिंग, क्या तुम स्कूल के बाद आज फ्री हो? मैं चाहती हूँ कि घर जाते टाइम तुम मेरे साथ कहीं चलो। तो एमसी कहता है कि माफ करना लेकिन आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। तो यूजुहा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम मेरी बात को सुने बिना मुझे मना कैसे कर सकते हो, ये तो गलत बात है। तो एमसी कहता है कि नहीं, आज तुम्हें सीधे घर जाना चाहिए। तभी अकात्सुकी एमसी के पास आ जाता है और यूजुहा से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूजुहा अकागी, है ना। तभी एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का ये तो सचमुच में यूजुहा के पीछे है। तो अकात्सुकी यूजुहा से कहता है मैं एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मुझे तुमसे बात कर कर अच्छा लगा। तो यूजुहा कहती है कि हाँ मुझे पता है, हर कोई स्कूल में उसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है जो क्लास 3 में ट्रांसफर हुआ है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, क्या एमसी ने कहा था? तो अकात्सुकी स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, एक हाई स्कूल गर्ल जिसे बहुत बड़े अकागी ग्रुप का मालिक बना दिया गया। तो हम यूजुहा को देखते हैं, यूजुहा ये बात सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। तभी अकागी यूजुहा से कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे फादर चेयरमैन अकागी के कर्जदार थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखूं, तो क्यों ना हम थोड़ी देर अकेले में बात करें। तभी एमसी उनके बात को काटते हुए कहता है कि माफ करना यूजुहा, अकात्सुकी ने बास्केटबॉल के दौरान अपने हाथ में चोट लगा ली है तो मैं उसे नर्स के पास ले जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि एमसी और अकात्सुकी दोनों सीरियस होते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो फिर अकात्सुकी भी जाते हुए यूजुहा से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया, तो अभी मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। तो यूजुहा भी कहती है हाँ ठीक है। तो यूजुहा जाते हुए सोच रहे होते हैं कि एमसी ने मुझे फिर से बचा लिया, थैंक यू। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एमसी और अकात्सुकी दोनों ही स्कूल के टेरिस पे खड़े होते हैं। तो अकात्सुकी कहता है कि स्कूल की टेरिस, हाँ मैं देख रहा हूँ, यंग यूथ की ये प्राइम है, मैं समझ गया। अब जब हम अकेले हैं तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे प्रपोज करोगे या फिर कुछ और? तो हम देखते हैं कि एमसी अकात्सुकी का कोई भी जवाब नहीं देता। तो अकात्सुकी हंसते हुए कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन अभी भी यूजुहा पिक्चर में जितनी प्रिटी दिखती है रियल लाइफ में वो उससे भी ज्यादा प्रिटी है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो लड़की उस बूढ़े चेयरमैन अकागी की बेटी है, मैं सचमुच उसे पसंद करने लगा हूँ। तो एमसी अकात्सुकी से कहता है कि तुम्हारा क्या मकसद है, वो असैसिन्स, क्या तुम उसका बदला लेने आए हो? हम अकात्सुकी को देखते हैं, वो खुश हो जाता है और कहता है कि तो तुम ही वो पर्सन हो जिसने सेंजू
को मारा था दाहिना शोल्डर, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे चेस्ट में भी चोट लगी है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट एक लांस मेंबर को हरा सकता है, वो भी इतनी मामूली चोटों के साथ। एमसी अकात्सुकी से सीरियस होते हुए कहता है कि मैं फिर से पूछता हूँ, तुम यूजुहा को क्यों टारगेट कर रहे हो? तो अकात्सुकी भी कहता है कि मैं यूजुहा से वो ट्रेजर लेना चाहता हूँ जो उसे विरासत में मिली है। तो एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। तो अकात्सुकी एमसी से कहता है कि खैर हम भी नहीं जानते कि वो ट्रेजर आखिर क्या है, हम तो बस जानकारी चाहते हैं, क्या तुम्हें पता है? तो मेरी पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, तो क्यों ना तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओ। तो एमसी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी अकात्सुकी कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम हमारे नॉर्मल असैसिन से बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए फिट बैठोगे। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बुरे लोगों को मारता है और हम अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं, और इतनी खतरनाक मिशनों को पूरा करने से तुम कभी भी बोर नहीं होगे। और अगर तुम यूजुआ के ऊपर प्रेशर डालोगे तो फिर यूजुआ तुम्हें ये भी बता देगी कि वो ट्रेजर क्या है और कहाँ पे है। तो तुमने क्या सोचा? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है तुम्हारे लिए, और वैसे भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शर्मिंदा करने के बाद तुम दोनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम आगे भी मेरे काम के रास्ते में आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं होगी बल्कि। और तभी अकात्सुकी प्लेग्राउंड की तरफ अपने हाथ को आगे कर देता है और कुछ फेंकने वाला होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी अचानक से अलर्ट हो जाता है और अकात्सुकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अकात्सुकी एमसी के सारे हमलों से आसानी से बच जाता है। और अकात्सुकी कहता है कि तुम बहुत तेज हो और तुम्हारी मूवमेंट भी बहुत अच्छी है। और अकात्सुकी एमसी के अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी अकात्सुकी के हाथ को पकड़ लेता है और हमें अकात्सुकी के हाथ में एक गैजेट दिखाया जाता है। तो एमसी कहता है कि बिल्कुल मैं जानता था, एक असैसिनेशन आर्ट जो एक्सप्लोजिव्स को मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ता है। ये तुम्हारी मेथड है जिस तरह से बाइडेन स्किल करता है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा अकात्सुकी। और अकात्सुकी अपना रियल नेम सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि अकात्सुकी ने स्कूल के अंदर अपना फेक नेम मिकोतो बताया था। और अकात्सुकी जैसे ही अपना रियल नेम एमसी के मुंह से सुनता है, अकात्सुकी पीछे हट जाता है। तो अकात्सुकी एमसी से कहता है कि क्या तुम मेरे कोड नेम को भी जानते हो? इसका मतलब कि तुम्हारे पास एक नॉर्मल पर्सन से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि मुझे बस लेवल्स को बढ़ाना होगा। और हम देखते हैं कि अकात्सुकी बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स को बाहर निकाल लेता है। एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या? तभी हम देखते हैं अकात्सुकी उन सारे एक्सप्लोजिव्स को प्लेग्राउंड की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी एमसी बहुत तेजी से जंप करता है और उन सभी एक्सप्लोजिव्स को कैच करने लगता है। और एमसी 3 एक्सप्लोसिव को पकड़ लेता है और कहता है कि और 3 बचे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 3 प्लेग्राउंड की तरफ होते हैं। तो फिर एमसी टेरिस से जंप करते हुए उन तीनों एक्सप्लोसिव्स को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही उनको पकड़ लेता है कहता है कि मैंने कर लिया। तो हम अकात्सुकी को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ चला जाता है और एमसी से पूछता है कि तुम में से कौन सा हिस्सा एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि तुम हर स्टूडेंट को बचा सको। और हम देखते हैं कि अकात्सुकी हंसते हुए एक एक्सप्लोजिव को दूसरी साइड प्लेग्राउंड की तरफ फेंक देता है और एमसी उसको भी पकड़ने के लिए जंप करता है, लेकिन एमसी थोड़ा सा स्लो हो जाता है जिस वजह से वो एक्सप्लोजिव मिस हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अकात्सुकी स्नैप करता है और वो बम फट जाता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी सारे स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। तो टीचर्स कह रहे होते हैं कि सारे रूल्स का पालन करो और सभी लोग स्कूल से बाहर निकलो। अकात्सुकी एमसी से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने आखिरी वाले को एडजस्ट कर दिया था ताकि किसी को भी चोट ना लगे। ये तुम्हारे लिए एक बोनस है क्योंकि तुमने उनमें से 6 को रोक दिया था। मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम कौन हो? गायतो फुजिवारा। और ये कहते हुए अकात्सुकी फिर से अपने हाथों में और सारे बॉम्ब्स को निकाल लेता है। एमसी भी उन बॉम्ब्स को देख के शौक हो रहा होता है। तभी अकात्सुकी एमसी से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होगे या फिर नहीं। तो एमसी कहता है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो ये जुहा का प्रोटेक्शन करेगा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा। तो अकात्सुकी कहता है कि सच में मैंने सोचा था कि तुम उससे थोड़ा अधिक स्मार्ट होगे। मुझे लगता है कि जब तक कुछ लोग नहीं मरेंगे तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। और अकात्सुकी वहाँ से जाने लगता है। तभी एमसी कहता है गुंगीर। और अकात्सुकी एक ही जगह पे रुक जाता है और बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए एमसी को देख
देखने लगता है तो एमसी अकात्सुकी से कहता है कि ग्रेट फील्ड का 12 डिवाइन स्पिरिट्स में से एक गुंगीर कभी यही मेरा नाम था। मतलब एमसी ने अकात्सुकी को डायरेक्ट ही कह दिया है कि कभी मैं ही गुंगीर हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि अकात्सुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एमसी से कहता है कि तुम जैसा लड़का, तुमने गुंगीर नाम को इतना लाइटली कैसे ले लिया, ये नहीं हो सकता। तो एमसी कहता है मैंने ये नाम इसीलिए लिया ताकि मुझे ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। अभी टीचर्स छत की तरफ आने लगते हैं और कहता है कि क्या अभी भी कोई स्टूडेंट स्कूल के अंदर है, अगर है तो उन्हें बाहर निकालो, मैं जाकर छत की जांच करता हूँ। और अकात्सुकी और एमसी भी नोटिस कर लेते हैं कि टीचर्स छत की तरफ आ रहे हैं। तो अकात्सुकी वहां से जाने लगता है और एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ और बस तुम इतना कह दो कि तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो बात यही खत्म हो जाएगी, और अगर तुमने मना कर दिया तो फिर मैं ये कंफर्म करूंगा कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा मेरे सामने गंभीर बनने का नाटक करने के लिए। और तभी अकात्सुकी वहां से चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि वो ब्लास्ट कैसा था। एक स्टूडेंट कहता है कि ये ब्लास्ट काफी बड़ा था, लेकिन मैंने सुना है कि इससे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं आई, बस कुछ बेवकूफ शरारत कर रहे थे, तो इससे कोई भी क्लास या फिर क्लास एक्टिविटी नहीं रुकेंगी। तभी हम यूजुहा को देखते हैं जो एमसी से कह रही होती है कि क्या तुम आगे नहीं जा रहे हो। तो एमसी कहता है कि मुझे कुछ काम है, और यूजुहा आज तुम घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, तुम्हें 2 दिन पहले ही किडनैप किया गया था, तो ये भी रिलेटेड हो सकता है। तो यूजुहा खुश होते हुए एमसी को थैंक्स कहती है। तो हम यूजुहा के बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो भी चार्ज अप होते हुए कहता है कि तुमने सही कहा काइतो, हमने गार्ड्स के नंबर्स को भी बढ़ा दिया है, आप अपने घर में ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और मैंने कल से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। मैं किसी भी प्रॉब्लम में आपकी प्रोटेक्शन करूंगा, यहाँ तक कि मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो फिर मैं लगा दूंगा। हम यूजुहा को देखते हैं, यूजुहा अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि क्या ये बहुत ज्यादा बिगनिंग लेवल का नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम सब कहोगे। कवाई एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेंस भी है। तो कवाई कहता है कि आपने मुझे अच्छा पर्सन कहा, ये मेरे लिए होनर की बात है। और तभी यूजुहा अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगती है। तो एमसी यूजुहा से कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो फिर मुझे कांटेक्ट करना। तो यूजुहा एमसी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तो फिर चलो कल मिलते हैं। तो एमसी भी यूजुहा को बाय करता है और यूजुहा वहां से चली जाती है। तभी एमसी पीछे मुड़कर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि अकात्सुकी एक बिल्डिंग के छत पर बैठकर बहुत दूर से एमसी को देख रहा होता है। अकात्सुकी कह रहा होता है कि काइतो फुजिवारा, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन तोजी गुंगीर के नाम को खराब करने नहीं देता। तो गाइस, अब एमसी ने डायरेक्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आगे हमें बहुत इंटेंस फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे सीरीज में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सीरीज को पूरा देखें। और अगर इसी तरह के वीडियोस आगे भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।